हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट जस्टिफिकेशन फॉर इंश्योरर टू सेल लाइफ इंश्योरेंस स्ट्रेटजी थ्रू एजेंट? फर्स्ट ऑप्शन है द एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर बेसिक एंड क्लियर टू ऑल। सेकेंड ऑप्शन, individuals can choose which strategy is best for them. C option, agent have to meet their marketing targets. Option D, many people require personalized guidance for selecting the right policy. आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है many people require personalized guidance for selecting right policy. जो इंश्योरेंस एजेंट होता है नीड टू बी रिस्क असेसर, रिस्क मैनेजमेंट काउंसलर, डिज़ाइनर ऑफ कस्टमाइज सॉल्यूशन। अलग अलग तरह के लोग हैं तो अलग अलग तरह की नीड होगी, तो उस बेसिस पे उनके इंश्योरेंस को कस्टमाइज करना कि उनकी नीड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है जो लोगों के बेसिस पे उनको पर्सनलाइज गाइडेंस दे क्या पॉलिसी उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉथॉर्न स्टडी वर एम एट फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स दैट रियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी एंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ लेबरर्स। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो। हॉथॉर्न स्टडी किसने की थी? एल्टन मेयो। ये किस मैनेजमेंट अप्रोच के अंडर थी? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट अप्रोच दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड? ऑप्शन ए बिहेवियरल अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और मॉडर्न सिस्टम अप्रोच। अब वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। हॉथॉर्न स्टडीज एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थी जो 1924 से 1932 के बीच में हुई थी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न वर्क्स नियर शिकागो। अच्छा, इसमें क्या किया गया था? इसमें चेक किया गया था कि अगर फिजिकल चेंजेस किए जाएं कंपनी में तो प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने क्या किया कि लाइटनिंग इंक्रीज करी, उस बेसिस पे देखा गया कि प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज है। बट जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ उसके बाद प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो कंक्लूजन ये निकला कि वर्कर्स ऑब्जर्व्ड हो रहे थे इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। इसी तरह स्मॉल ग्रुप ऑफ फीमेल वर्कर्स वाज आइसोलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर वेराइड कंडीशंस। उनको अलग अलग कंडीशंस में ऑब्जर्व किया गया, ब्रेक दिया उनको, वर्किंग आवर्स में चेंज किया गया, इंसेंटिव दिए गए। इधर भी देखा गया कि एक्सपेरिमेंट फेज में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी वुमेंस की भी। इसमें 21,000 वर्कर्स का इंटरव्यू लिया गया। हाँ, उनके कंसर्न वो सुने गए। तो एडिंग एम्फेसिस टू द वैल्यू ऑफ लिसनिंग टू एम्प्लॉयज़ कंसर्न। और एक था बैंक वायरिंग रूम। उसमें क्या किया था, मेल्स को स्मॉल ग्रुप में स्टडी किया गया और देखा गया सोशल ग्रुप नॉर्म्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है लोगों पर एज़ कम्पेयर टू इंसेंटिव। वो ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो कर रहे थे। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन लोगों की प्रोडक्टिविटी लो हो गई, तो कंक्लूजन ये निकला कि वो जब ऑब्जर्व किए जा रहे थे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो कर रहे थे। हॉथॉर्न इफेक्ट बोला जाता है। तो हॉथॉर्न इफेक्ट ये क्या होता है? पीपल ऑल्टर देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब वो उन्हें पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, उसको हॉथॉर्न इफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द होल टाइम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड in consultation with the Industrial Development Bank of India. How many directors are appointed by the Reserve Bank of India? Industrial Financial Corporation of India में कितने डायरेक्टर्स हैं जो RBI अपॉइंट करती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है वन डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बिजनेस इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरीड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न in term of money. Business includes the exchange of goods and services carried with the intention of charity. Business include the exchange of goods and services carried with the intention of return in term of money as well as goods. Business includes the exchange of goods and services carried with the intention of domestic fulfillment. Business include exchange of goods and services, उसका इंटेंशन क्या होता है? रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी या चैरिटी, या रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी एज वेल एज गुड्स और डोमेस्टिक फुलफिलमेंट। इसका करेक्ट आंसर है बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरीड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी, इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल come together to overcome the disability arise due to inadequate financial resources are called? Option A, cooperative societies, corporate, partnership, joint Hindu family। voluntary association of person जो कि financially stable नहीं है came together to overcome disability arising due to inadequate financial resources। उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंसर है ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सी फॉल है? वर्किंग कैपिटल इज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। The ideal ratio between current asset and current liability is 2:1. The activity, issue and turnover ratio are same. Or debt equity ratio measures the short term financial position। नाम से ही समझ आ रहा है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। डेट इक्विटी रेशियो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। दिस रेशियो मेजर्स द डिग्री ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। गारंटी क्या है? जो लॉन्ग टर्म जिन्होंने लोन दिया है उनकी गारंटी क्या है? तो इट गिव्स एन आइडिया टू लॉन्ग टर्म लेंडर्स रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटी एज इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सेलिंग ग्रोसरी, टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, गिफ्ट अ हाउस टू द फैमिली एंड डोनेशन ऑफ गुड्स इन एन ओल्ड एज होम। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो अर्न करेगा, सेलिंग ऑफ ग्रोसरी, टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन। गिफ्ट नहीं होगा, डोनेशन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर 1 और 2, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया? इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन अनाउंस करता है? ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी, FEDAI, सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन स्टेब्लिश्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि किसके अंडर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर होते हैं। इसमें सारे मैटर्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं गुड्स के, वो सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द मैनेजर्स एबिलिटी to coordinate all organizational activity and varied interest involved in it. It involves viewing the organization in its totality and understand the interdependence of its individual part. Name the managerial skill.
ऑप्शन ए टेक्निकल स्किल, ऑप्शन बी ह्यूमन स्किल, ऑप्शन सी फंक्शनल स्किल, ऑप्शन डी कॉन्सेप्चुअल स्किल। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। आपने रॉबर्ट के कैट्स का नाम याद होगा आपको। 3 स्किल्स बताई थी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। पहली थी टेक्निकल स्किल, दूसरी थी ह्यूमन स्किल, तीसरी थी कॉन्सेप्चुअल स्किल। इन 1970 रॉबर्ट के कैट्स तो सबसे पहले उन्होंने बताई थी टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल जो कि जैसे हम टूल्स यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, वो एक्टिविटी जिसमें प्रोसीजर्स, टेक्निक्स और नॉलेज एक पर्टिकुलर फील्ड की, स्पेशलाइज्ड फील्ड की यूज़ होती है, तो वो टेक्निकल फील्ड होती है। टेक्निकल फील्ड आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेंड करने में, उनके डाउट क्लियर करने में स्पेंड करते हैं। सेकंड है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल के आप कह सकते हो इंटरपर्सनल स्किल। इट मेनली कंसर्न विद पर्सन, कि हमें अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करना है। ह्यूमन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल क्या हो गई? इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क विद एंड अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट पीपल। तो ये सारे लेवल पे इम्पॉर्टेंट हो गई। तीसरी स्किल उन्होंने बताई थी कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या आएगा? इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वन अनदर एंड एसोसिएट द ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, उन्होंने क्या बोला? इट इन्वॉल्व इन व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। तो उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता? फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन। सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। सी ऑप्शन है द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। डी ऑप्शन इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। ये तो आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि जब स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, कौन सा फैक्टर आएगा? इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। ये वाला फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन करेगा, एक्सटेंट ऑफ रिस्क और उसकी लाइबिलिटी वो भी करेगा मैटर, और द एरिया ऑफ ऑपरेशन ये भी मैटर करेगा। क्या मैटर नहीं करेगा? इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लेंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड कंपनी, सेकंड चार्टर्ड कंपनी, थर्ड गवर्नमेंट कंपनी और ऑप्शन डी स्टैट्यूटरी कंपनी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। आरबीआई क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन provide unity of action in the organization. Option C, coordination between various positions at the same level in the organization is called vertical coordination. Option D, the need of coordination increase with an increase in the interdependence between organizational unit. आप पढ़ते पढ़ते ही समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, वर्टिकल नहीं होगा ना, वो जो सेम लेवल पे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और वर्टिकल क्या होगा? जो डिफरेंट लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरर,
ऑप्शन बी ट्रेडर, ऑप्शन सी सेलर, ऑप्शन डी बायर। मैन्युफैक्चरर जो बनाता है, इन्होंने क्या बोला है, जो सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी ट्रेडर। ये डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है ट्रेडर की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में ये डेफिनेशन लिखी है ट्रेडर की। तो आप ये याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।